सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं सुलोचना, इतिहास प्रवक्ता, आपको मानव के क्रमिक विकास की कहानी के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। जैसा हमने पढ़ा कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ और विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया और जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि मानव का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने पढ़ा कि मानव के विकास की अवस्थाएं होमोनाइड, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियन, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो विकास किया उसका अध्ययन हमें इतिहास द्वारा पता चलता है और मानव के विकास की कहानी का जो इतिहास का पुनर्निर्माण पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक जो करते हैं वो कार्बन 14 डेटिंग विधि का सहारा लेते हैं। यह कार्बन 14 डेटिंग यह किसी भी वस्तु की आयु जानने की वैज्ञानिक विधि है और चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जिसमें जीवों के विकास के लिए परिवर्तन तथा संयोग के स्थिर सिद्धांत के अनुसार जो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि आदि मानव अपने भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करता था। पुरातत्व वैज्ञानिक जो प्राचीन अवशेषों और संरचनाओं, लिपियों आदि के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति तथा इतिहास का अध्ययन करते हैं वो पुरातत्व वैज्ञानिक कहलाते हैं। पुरातत्व यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन और जो लिखित प्रमाण यानी जब मानव इतिहास क्या है, मानव जीवन के विकास की कहानी है। मानव ने जो विकास किया उसका अध्ययन इतिहास करवाता है और इतिहास जो लिखित रूप में प्रमाण हमें मिले हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं और उसके पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो मानव ने विकास प्रारंभ जो यहाँ उसका पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ जब से माना जाता है और उस काल में जो पुरातत्ववेत्ता विभिन्न मानव की अस्थियों, गुफा चित्रों और जो अस्थिपिंजर, मानव के खोपड़ियाँ आदि प्राप्त हुई उसके आधार पर अध्ययन करते हैं और इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो आज के अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि आदि मानव जो होमो सैपियन के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और दूसरा मत है प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ और यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों के क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है कि मनुष्य का स्थान कहाँ है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियन का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग
रूपांतर में हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है और इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्रों में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता क्या है? प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उसका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। और इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जानने की यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों से गए थे। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है उसका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए अंतोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। प्यारे विद्यार्थियों, आदि मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था, उसके क्या तरीके थे? तो आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके 3 थे। उसमें संग्रहण, शिकार और अपमार्जन। तो अब तक हमने आदि मानव के अस्थि पिंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करते रहे और यह देखते हैं कि महाद्वीपों में जहाँ जाइए इन लोगों का आवागमन हुआ और उसके अस्थिपिंजरों और खोपड़ियों और अवशेषों के आधार पर जो पुरातत्ववेत्ता है वो इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं और इन्हीं अवशेषों के उपयोग किस प्रकार किया गया। इसके अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि आदि मानव अपना भोजन किस प्रकार जुटाता था, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है, यानी वो इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करके रखता था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। हमें हाथियों के जीवाश्मों तो बहुत मिल गए, पर पौधों के जीवाश्म बहुत ही दुर्लभ है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन, और इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्ववेत्ताओं को इस तरह के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं और हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए एक चर्चा का विषय रहा। अब अधिकाधिक रूप में यह सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमोनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा जानवरों से मांस वगैरह प्राप्त करते थे और जो हिंसक पदार्थ जानवर थे उनके द्वारा उनका शिकार करते थे। होमोनिड जो है स्तनपायी, वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे और शिकार का जो साक्ष्य है लगभग 5 लाख साल पहले मिला है कि आदि मानव शिकार द्वारा भी भोजन प्राप्त करता था। और ऐसे इस चीज़ के उदाहरण दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव में 5 लाख साल पहले के मिले हैं और ऐसे जर्मनी में सोनेजन नामक स्थान पर भी
4 लाख साल पहले के इस तरह के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आदि मानव जो आदिकालीन मानव ने शिकार करना भी प्रारंभ किया था। एक तरीका था भोजन प्राप्त करने का मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज के स्थानों से मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास जो रहने स्थान चुना उन्होंने, और इसमें रेडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे, तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि जो लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में उन्हें जल्दी से वही संख्या में मारने के तरीके के बारे में जानते थे। खाद्य पदार्थ जुटाने का एक तरीका था अपमार्जन, और अपमार्जन का अर्थ होता है मरे हुए पशुओं को साफ या ऐसी गली सड़ी वस्तुओं को साफ कर कर खाना। तो इसमें अपमार्जन यानी मरे हुए पशुओं से मांस वगैरह साफ करके वो खाते थे। और प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने अध्ययन किया मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। तो इसमें संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ना उनके भोजन तरीके प्राप्त करने के मुख्य साधन थे। और आज का गृह कार्य है पुरातत्व वैज्ञानिक कौन थे, और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम बताइए, और आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त होने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। धन्यवाद।